हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू O2IS अकेडमी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम डेली के करंट अफेयर्स को प्रैक्टिस करते हैं MCQs के द्वारा। तो डेली के हम 10 MCQs प्रैक्टिस करते हैं। आज के MCQs शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IS अकेडमी की जो ऐप है इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी। थोड़ा सा बीच में डिसकंटिन्यू हो गया था ये MCQ, लेकिन आगे से हम इंश्योर करेंगे कि रोज़ आपको ये MCQs जो हैं वो मिले। तो आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू कौंडिन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर मैं इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात करूं तो ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि रिसेंटली तमिलनाडु की एक सेंचुरी से आंध्र प्रदेश की कौंडिन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर जो एलिफेंट्स का हर्ड है वो मूव कर रहा है ताकि अपने मेट्स को एक तरह से ढूंढ सकें। तो ये जो कौंडिन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये आंध्र प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। तो जो भी चीज़ें न्यूज़ में चल रही हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं दैट इज रिलेटेड टू कुंभलगढ़ फोर्ट। अब ये कुंभलगढ़ फोर्ट जो है वो न्यूज़ में किस लिए था? तो G20 के जो डेलीगेट्स हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि G20 की जो चेयरमैनशिप है वो इंडिया के पास आ चुकी है 2023 के लिए। तो यहाँ पर जो डेलीगेट्स हैं उन्होंने कुंभलगढ़ फोर्ट को विजिट किया है। अगर मैं इस फोर्ट के बारे में बात करूँ तो 15th सेंचुरी में राणा कुंभा ने इस फोर्ट को बनाया था। और जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे लॉन्गेस्ट जो वॉल है वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो सेकेंड और थर्ड लॉन्गेस्ट वॉल है वो इंडिया के अंदर राजस्थान में लाई करती है। सेकेंड लॉन्गेस्ट वॉल जो है वो कुंभलगढ़ फोर्ट की ही वॉल है और जो थर्ड लॉन्गेस्ट वॉल है वो आमेर फोर्ट की वॉल है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इवन यहाँ पे जो कुंभलगढ़ फोर्ट है उसके कुछ पार्ट्स जो हैं वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी इंक्लूडेड हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इस हिसाब से आपका जो आंसर है वो बन जाएगा 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं दैट इज रिलेटेड टू मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी वेडनेसडे को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है यहाँ पर उनकी मीटिंग हुई थी। इस कमेटी के बारे में बात करूँ तो RBI एक्ट 1934 जो है उसका एक सेक्शन है दैट इज़ 45ZB सेक्शन। इस सेक्शन के तहत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बनाया गया था। बहुत सारी यहाँ पे अलग अलग कमेटीज़ थी जिन्होंने रेकमेंड किया था कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बनाया जाना चाहिए, जैसे कि रघुराम राजन कमेटी हो गया है ना। इसके अलावा भी और सारी कमेटीज़ थी। फिर जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसके अंदर आपको 6 मेंबर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें से 3 मेंबर्स जो हैं वो RBI की तरफ से होते हैं और 3 मेंबर्स जो हैं वो सरकार की तरफ से होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। जो 3 मेंबर्स सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं उनका जो टेन्योर रहता है वो 4 साल का रहता है। और यहाँ पे जो गवर्नर्स हैं, बेसिकली जो RBI की तरफ से जो 3 मेंबर्स रहते हैं उसके अंदर जो RBI का चेयरमैन है वही इस मॉनेटरी पॉलिसी का चेयरमैन रहता है। इवन आपको देखने को मिलेगा कि जिस टाइम पे कोई भी किसी भी चीज़ का डिसीजन लेना होता है तो उसके लिए अगर वोटिंग वगैरह करनी पड़े तो यहाँ पे जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन है जो कि RBI के गवर्नर रहते हैं, तो यहाँ पर उनकी कास्टिंग वोट जो है ये देखने को मिलती है। तो दैट मीन्स आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो साल में एटलीस्ट 4 बार तो मिलनी ही चाहिए। तो यहाँ पे 3-3 महीने का टेन्योर रख लेते हैं कि 3 महीने बाद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो मिल सकती है। लेकिन RBI एक्ट 1934 के अंदर एक स्पेशल सेक्शन है जिसके तहत यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो स्पेशल मीटिंग भी ऑर्गेनाइज करवा सकती है, जो कि मैंने आपको पिछली कुछ क्लासेस के अंदर भी बताया था कि जिस टाइम पे उनकी स्पेशल मीटिंग हुई थी नवंबर के अंदर। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगी, सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं दैट इज रिलेटेड टू जीवन प्रमाण। तो जीवन प्रमाण स्कीम जो है 2014 के अंदर इंट्रोड्यूस करी गई थी और इसके अंदर जितने भी पेंशनर्स हैं जो कि अपनी पेंशन को सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से या कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से ले रहे हैं उनको लाइफ सर्टिफिकेट इशू करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। ये एक बायोमेट्रिक इनेबल्ड डिजिटल सर्विसेज है पेंशनर्स के लिए ताकि उनको लाइफ सर्टिफिकेट मिल जाए और उनको पेंशन्स तब तक ही मिलेंगी जब तक वो अपना जो लाइफ सर्टिफिकेट है जाकर दिखाते रहेंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी कि ये जो फैसिलिटी है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से उनको मिल सकती है। तो दैट मीन्स बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं दैट इज रिलेटेड टू ग्लोबल साउथ कंट्रीज। तो जैसा कि आप जानते हैं कि G20 की प्रेजेंटशिप हमारे पास आ गई है। तो यहाँ पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं इन्होंने बोला है कि ग्लोबल साउथ की जो वॉइस है वो इंडिया बनने वाला है।
तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ जो है वो लाई करती हैं। बेसिकली ये ऐसी कोई अलग से ग्रुपिंग नहीं है, तो ये एक ऐसी लूज कंट्रीज़ की ग्रुपिंग है। दैट मीन्स हम नॉर्मली इसको इंक्लूड कर लेते हैं कि ग्लोबल साउथ के अंदर ये कंट्रीज़ इंक्लूड होंगी। तो आपने ध्यान देना है कि यहाँ पे USA, कनाडा, रशिया और इवन जो यूरोप है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी ग्लोबल नॉर्थ के अंदर लाई करते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं ग्लोबल साउथ के बारे में बात करूं तो इसके अंदर जो भी साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ होगी, लेटिन अमेरिका की कंट्रीज़ होगी, देन इज़ अफ्रीका की कंट्रीज़ होगी और इंडिया के अलावा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की कंट्रीज़ होगी, ये सारी की सारी जो कंट्रीज़ हैं वो ग्लोबल साउथ के अंदर लाई करती हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आपने रिकॉग्नाइज करना है कि ग्लोबल साउथ के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ लाई करती हैं। तो क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तो ग्लोबल नॉर्थ में आ जाएंगी, तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो रिसेंटली ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि आपने देखा होगा कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने एक स्पीच के अंदर बोला है कि जो NJAC है, दैट इज़ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी है, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा बनाई गई थी, लेकिन बाद में उसको ख़त्म कर दिया गया था। बेसिकली जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती है उसके लिए एक कमेटी को बनाया गया था, लेकिन बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को रिव्यू किया, जुडिशियल रिव्यू हुआ, तो NJAC जो बनाई गई थी, जो अलग से कमेटी बनाई गई थी, तो उसको एक तरह से नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया था। तो इसी के रिगार्डिंग जो वाइस प्रेसिडेंट जी हैं वो न्यूज़ में चल रहे हैं। तो पहले हम वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं, धीरे धीरे हम NJAC के रिगार्डिंग भी यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन जो हैं उनको प्रैक्टिस कर लेंगे। तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए आपको यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करी गई हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जगदीप सिंह जी जो हैं अभी हमारे रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, तो आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट हो जाएगी। इनसे पहले वेंकैया नायडू जी जो हैं वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वही हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो दैट मीन्स जो वाइस प्रेसिडेंट है ही इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट हो जाएगी और आपका आंसर बनेगा 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू स्पिन, दैट इज अ स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क। तो अगर मैं इस नेटवर्क के बारे में बात करूं तो रिसेंटली इसरो ने मिलकर सोशल अल्फा के साथ मिलकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है। इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को इसीलिए साइन किया गया है ताकि स्पेस सेक्टर के अंदर या फिर स्पेस सेक्टर जो अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करता है उन सभी सेक्टर के अंदर यहाँ पे इनोवेशन को लाया जा सके। तो दैट मीन्स एंटरप्रेन्योरशिप को भी एक तरह से बढ़ावा देने के लिए या फिर इनोवेशन लाने के लिए इस हब को लॉन्च किया गया है, या फिर सोशल अल्फा ने मिलकर जो स्पिन है इसको लॉन्च किया है। ये बोल रहे हैं कि आप जो स्पिन के अंदर जो भी चीज़ें लॉन्च करी गई हैं इसके अंदर इसरो का भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं और सोशल अल्फा का भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको यूज़ कर सकते हैं, और अल्टीमेटली जो भी आप स्पेस सेक्टर के अंदर इनोवेशन लाना चाहते हैं वो ला सकते हैं। तो दैट मीन्स आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि प्लेटफॉर्म है इनोवेशन के लिए और इन सब चीज़ों के लिए, तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाएगी। और इवन स्पेस इकोसिस्टम के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो जाएगी, आपका आंसर बनेगा बोथ 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू साइक्लोन मैंडस। तो इस साइक्लोन के बारे में बात करूं तो ये जो साइक्लोन है इंडियन ओशन वाले रीजन में ओरिजिनेट करता हुआ आपको दिखेगा। अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर्स में चल रहा है और इसका जो नाम है वो UAE ने सजेस्ट किया है, इंडिया ने इसका नाम सजेस्ट नहीं किया। तो दैट मीन्स जो सेकंड स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट हो जाएगी। फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में बात करूं तो ये जो साइक्लोन है स्लो मूविंग साइक्लोन है, और जैसा कि आप जानते हैं कि जो साइक्लोन है वो विंड की स्पीड लेकर एक तरह से बहुत ज़्यादा एक तरह से स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो जो भी साइक्लोन होता है उसके अंदर एक लो प्रेशर एरिया रहता है और उसके आसपास हाई प्रेशर एरिया रहता है। इस लो प्रेशर रीजन को ही हम साइक्लोन की आई के नाम से जानते हैं। इसके अलावा साइक्लोन की और कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहता है और सर्दर्न हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन्स है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं साइक्लोन के रिगार्डिंग जो आपको पता होने चाहिए। इवन जो हाई प्रेशर एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लाउड्स जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं और इसी एरिया में सबसे ज़्यादा बारिश रहती है। लो प्रेशर एरिया के अंदर बारिश नहीं होती। तो दैट मीन्स आपकी यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगी और आपका आंसर बनेगा 1 ओनली।
नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू इंडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो यहाँ पे जो वर्ल्ड बैंक है वो इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसको कई बार कट डाउन कर देती है या फिर कई बार अपग्रेड कर देती है। तो इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी इसके अंदर वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की जीडीपी को कट डाउन कर दिया था, लेकिन अभी रिसेंटली 6.7% तक कट डाउन कर दिया था, अभी रिसेंटली अपग्रेड करके 6.9% हो गई है। तो इसी के रिगार्डिंग वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट को रिलीज किया है, दैट इज इंडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपका जो आंसर बनेगा दैट इज वर्ल्ड बैंक। लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो अगर मैं इस कन्वेंशन के बारे में बात करूं तो जैसे कि आप जानते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 15 है, ये कनाडा के मॉन्ट्रियल वाले रीजन में कंडक्ट करवाई जा रही है। अगर मैं इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करूं तो 1992 में जो अर्थ समिट हुई थी वहां पर अलग अलग कन्वेंशंस जो हैं वो सामने देखने को मिली थी, जैसे कि UNFCCC हो गया। इन द सेम वे UNCBD जो कि आपकी कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो भी उसी टाइम पर बनी थी। इस कन्वेंशन के अंदर बात करी गई कि हमारे ग्लोबली, हमारे वर्ल्ड में जितनी भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसका सस्टेनेबल यूज़ किया जाएगा, इवन उसको कंजर्व किया जाएगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में UNCBD के अंदर बात करी गई। यहाँ पे इवन UNCBD जो है उसकी अलग अलग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती रहती हैं और उसी टाइम पे अलग अलग जो प्रोटोकॉल्स हैं वो भी सामने देखने को मिली, जैसे कि कार्टेजिना प्रोटोकॉल जो है वो 2000 के अंदर आई थी और 2003 के अंदर इसको इन्फोर्स किया गया था। इन द सेम वे जो नगोया प्रोटोकॉल है वो 2010 के अंदर आया था और इसी प्रोटोकॉल के अंदर बात करी गई कि जितने भी हमारे जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उसका यूटिलाइजेशन और उसके जो बेनिफिट्स हैं वो फेयर एंड इक्विटेबल होने चाहिए। तो दैट मीन्स हर एक कंट्री जो है इन सारी की सारी जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है उसका फेयर और इक्विटेबल यूज़ कर सके, तो इसके बारे में बात करी गई थी। तो दैट मीन्स यहाँ पे सारी की सारी जो स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट हो जाएगी, आपका आंसर बनेगा 1, 2 एंड 3। तो आई होप आपको यहाँ तक जो करंट अफेयर्स हैं, जो भी चीज़ें न्यूज़ में चल रही हैं, उनके MCQs अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट MCQs के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।